लो रेजिस्टेंस और मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट मेथड को हम लोग स्टडी कर चुके हैं। उसमें आपका जैसे लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट मेथड में आपका था सबसे पहला मीटर वोल्ट मीटर मेथड, ठीक है। फिर आपका था केल्विन ब्रिज था, ठीक। फिर केल्विन डबल ब्रिज था। फिर उसके बाद आपका मीडियम रेजिस्टेंस में भी मीटर वोल्ट मीटर मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था और व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड था, ठीक है। तो इन सब को हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट मेथड को स्टडी करने जा रहे हैं। हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट मेथड में आपका सबसे पहला मेथड आपका लॉस ऑफ चार्ज मेथड है। तो मैंने आपको बताया कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो लॉस ऑफ चार्ज मेथड में बेसिकली आपका अप्लाई क्या होता है कि जैसे आपका सबसे पहले हाई रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कहाँ करते हैं। जो हाई रेजिस्टेंस होते हैं ये आपके एग्जिस्ट कहाँ करते हैं, तो आप इसको देख सकते हो कि द एग्जाम्पल ऑफ हाई रेजिस्टेंसेस आर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ कंपोनेंट्स लाइक मशीन्स, केबल्स, लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर्स, रेजिस्टेंस ऑफ हाई सर्किट एलिमेंट्स लाइक वैक्यूम ट्यूब सर्किट्स। तो ये सारे आपके एक तरह से इलेक्ट्रिकल में एग्जिस्ट करते हैं जिनमें आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू 1000 ओम या 10,000 ओम से ज़्यादा होता है, यानी मेगा ओम्स में आपकी इसकी वैल्यूज होती हैं। तो जो आपका मीडियम रेजिस्टेंस ग्रेटर देन 1 ओम एंड लेस देन 0.1 मेगा ओम एग्जिस्ट कर रहा था, तो उससे अबव की जो भी वैल्यू रेजिस्टेंस का आएगा वो आपका क्या है, हाई रेजिस्टेंस की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। और हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए या वो हाई रेजिस्टेंस किस इक्विपमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके लिए आपके जो एग्जांपल्स हैं उसमें है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ कंपोनेंट्स लाइक मशीन्स, केबल्स। यानी जो के हम देखो मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पे जैसे जनरेटर या मोटर होता है तो जिस कोर के ऊपर या ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, तो जिस कोर के ऊपर हम वाइंडिंग करते हैं तो उस कोर में हम क्या है, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम उसकी मेजर करते हैं रेजिस्टेंस को, यानी उसकी इंसुलेशन की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, तो बेसिकली वो हम उसका रेजिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं। तो ये सब आपका क्या हाई रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आता है। उसके बाद आपका केबल्स है, फिर आपका क्या लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर्स, जो आपके कैपेसिटर्स होते हैं इसमें अगर मान लो लीकेज रेजिस्टेंस है तो उसकी वैल्यू भी आपकी क्या होती है, मेगा ओम्स में होती है। और नेक्स्ट है आपका रेजिस्टेंस ऑफ हाई सर्किट एलिमेंट्स लाइक वैक्यूम ट्यूब सर्किट्स। तो इस तरीके से आपके ये हैं जो बहुत मतलब इनमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बहुत ही हाई आपकी होती है, ठीक। नेक्स्ट, अब इन के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपके मेथड्स थे। तो उस मेथड्स में सबसे पहला मेथड्स आपका आता है लॉस ऑफ चार्ज मेथड। लॉस ऑफ चार्ज मेथड में क्या होता है कि कैपेसिटर ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये अननोन रेजिस्टेंस है, यानी जिस भी इक्विपमेंट्स का हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है और जो हाई रेजिस्टेंस की कैटेगरी में फॉल हो रहा है उसको मेजर करने के लिए करते क्या है कि उसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाते हैं हाई रेजिस्टेंस का, और फिर वहां पे हम एक वोल्टेज सप्लाई देते हैं कब तक, जब तक कैपेसिटर आपका चार्ज होता है। इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है इसको मेजर करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर यूज करते हैं। हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर यूज करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही आपका एक कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा फिर हम इस स्विच को ओपन कर देते हैं, तो ये जो कैपेसिटर है आपका रेजिस्टेंस के क्रॉस डिस्चार्ज होता है। तो इसीलिए इसको लॉस ऑफ चार्ज मेथड बोलते हैं कि दिस इज अ वेरी टिपिकल मेथड ऑफ मेजरिंग द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ वेरी हाई वैल्यू, ठीक है। द रेजिस्टेंस
to be measured is shunted by unknown value of capacitor. The voltage across parallel combination is measured using electrostatic voltmeter. ठीक है, यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। तो उसके बाद द सर्किट इज ड्रिवन बाई अ डीसी वोल्टेज सोर्स ऑफ वैल्यू V। इसमें हम आपका क्या कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। तो इनिशियली स्विच इज केप्ट ओपन व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड एट सर्टेन स्टैंड द कैपेसिटर C स्टार्ट्स चार्जिंग। जब कैपेसिटर शुरू में आपका मान लो हम उसमें डीसी सप्लाई देंगे तो आपका कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। तो उस केस में उस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज बिल्डअप होता है उसकी वैल्यू Vc इज इक्वल टू या Vc या V इक्वल टू स्मॉल v 1 माइनस e पावर माइनस टी अपॉन RC। ये किसी भी मतलब इंस्टेंट पे आपका क्या होगा, वोल्ट कैपेसिटर के अक्रॉस आपका वोल्टेज मिलेगा। तो एट अ सर्टेन स्टैंड t इक्वल टू T1 स्विच इज, अब क्या मान लो किसी ऐसे इंस्टेंट पे हमने क्या किया कि t इक्वल टू T1 पे स्विच को ओपन कर दिया, यानी जो आपका सप्लाई वोल्टेज आ रहा था उसको हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो उस केस में अब क्या होगा, जैसे मान लो कैपेसिटर चार्ज हो गया, शुरू में हमने इसको स्विच को ऑन किया तो ये वोल्ट जो आपका वोल्टेज सप्लाई है कैपेसिटर को क्या कर रहा होगा, चार्ज कर रहा होगा। फिर उसके बाद आपका क्या होगा कि हम कुछ इंस्टेंट के बाद मान लो T1 इंस्टेंट के बाद स्विच को ओपन कर देंगे। तो अब आपका जो सर्किट बचेगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R एंड C बचेगा। ठीक है, तो वहां पे देखो कि देन एट अ सर्टेन इंस्टेंट से t इक्वल टू T1 स्विच इज ओपन, द कैपेसिटर C स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग थ्रू कैपिटल R। तो अब इस केस में आपका क्या होगा कि इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए एक ही पाथ मिलेगा और वो रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होगा, आपका डिस्चार्ज होगा। तो वहां से हम क्या है कि जो कैपेसिटर C के क्रॉस आपका वोल्टेज डिस्चार्ज होने लगेगा, तो डिस्चार्जिंग वोल्टेज को फाइंड आउट करने का आपका मेथड है कि Vc इक्वल टू V ई टू पावर माइनस टी अपॉन RC। तो यहाँ से Vc बाई V निकालेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इन द रेफरेंस ऑफ लॉग बेस 10। तो R इक्वल टू क्या होगा 0.4343 T अपॉन C लॉग बेस 10 V बाई Vc। अब आपका Vc को मतलब V को आपका चेंज करने कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज चेंज हो रहा है उसका ग्राफ इस तरीके से, तो सभी लोग फेमिलियर हैं कि किसी भी कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज का वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, तो आपका क्या यही हमको क्या करना था, रेजिस्टेंस को मेजर करना था। तो यही लॉस ऑफ चार्ज मेथड है। मैंने आपको बताया कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ लो कि 95% से हो रहा है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कल भी बताया था, ठीक है, और आज इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपका जो है वो चार्जिंग वोल्टेज है। ये आपका क्या है, जब कैपेसिटर R के क्रॉस आपका क्या होगा, कैपेसिटर जो है रेजिस्टेंस R के क्रॉस डिस्चार्ज होने लगेगा, तो उस केस में आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो ये होगा। तो अब क्या है कि थोड़ा सा मान लो उसमें क्या है कि अगर इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इज वेरी लार्ज देन द कैपेसिटर C रिक्वायर्स मोर टाइम फॉर द डिस्चार्जिंग। इन सच केसेस द प्रोसेस बिकम्स टाइम कंज्यूमिंग। अब दूसरा मतलब कंडीशन ये है कि अगर आपका कैपिटल R बहुत बड़ा है तो डिस्चार्ज होने में कैपेसिटर को क्या होगा, टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि R बड़ा होगा तो उसमें करंट क्या होगा, बहुत ही कम फ्लो होगा। रेजिस्टेंस का तो आपका वही है, कैरेक्टरिस्टिक ही है कि इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज या इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो अगर मान लो बड़ी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो उस केस में आपका क्या होगा कि कैपेसिटर बहुत धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। तो फिर हमें फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू जो होगी उसको मेजर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस केस को
सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हाई लीकेज रेजिस्टेंस भी एक मतलब कैपेसिटर लेते हैं जिसका लीकेज रेजिस्टेंस हाई हो। तो इस तरह का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपका देखो कैपेसिटर, इसके यहाँ पे सारा कनेक्शन पैरेलल में ही है। तो दिस मेथड कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस बट नीड्स अ कैपेसिटर विद हाई लीकेज रेजिस्टेंस। यानी कैपेसिटर आपका पैरेलल में क्या हाई लीकेज रेजिस्टेंस का एक कैपेसिटर, वो आपका क्या है कनेक्टेड है। अब इसमें आपका करते क्या है देखो कि इनिशियली कैपेसिटर सीज चार्ज अप टू सुटेबल वोल्टेज। अब मान लो हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो चार्ज हुआ है कैपेसिटर वो कैपिटल V1 तक चार्ज हुआ है। तो कैपेसिटर सीज चार्ज टू सुटेबल वोल्टेज से कैपिटल V1 बाय मूविंग स्विच टू पोजीशन 1। जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर इस सर्किट को हम क्लोज रखेंगे तो आपका इनिशियली आपका कैपेसिटर क्या होगा चार्ज होगा। जैसे आपका स्विच है 1 और 2, यानी टू वे स्विच है, ठीक है, यानी कभी ये भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो टू वे स्विच में इनिशियली कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर उसके बाद इस स्विच को 1 से 2 वाली पोजीशन पे कनेक्ट कर देंगे तो आपका जिस रेजिस्टेंस को यानी जिस भी वैल्यू मेजर करनी है जिस रेजिस्टेंस की वो आपका क्या होगा इसके पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आपको एक रेजिस्टेंस का जो मेजरमेंट है उसका प्रोसीजर फॉलो होने लगेगा। तो हमने एज्यूम किया कि आपका इनिशियली जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू V1 तक चार्ज हुई। उसके बाद क्या है कि हम जो स्विच का पोजीशन है उसको 1 से 2 की तरफ कर दिए। अब क्या होगा फिर वो डिस्चार्ज होने लगेगा। नाउ द कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग थ्रू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R एंड R1, क्योंकि R1 जो आपका लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर है वो भी आपका कैपेसिटर के क्या है पैरेलल में। तो मान लो कुछ टाइम पे बाद हमने मेजर किया कि जो उसका डिस्चार्जिंग वोल्टेज क्या है कैपेसिटर के क्रॉस, तो हमने मेजर किया V2। तो thus in time t voltage across capacitor drops down from V1 to V2। V1 आपका क्या था चार्जिंग वोल्टेज था और V2 आपका क्या है डिस्चार्जिंग वोल्टेज है। तो लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थ्रू विच C डिस्चार्ज टू बी डोनेटेड बाय R डैश। तो R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 और R का, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक्सप्रेशन ऑफ करंट एट एनी स्टैंड कैन बी गिवन एज I इक्वल टू माइनस dq/dt, क्योंकि करंट का फ्लो का डायरेक्शन आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्चार्जिंग करंट है तो इसलिए माइनस C dv/dt हो जाएगा और यहाँ से V/R डैश। अब इसको दोनों करंट जैसे एक आपका कैपेसिटर के टर्म्स में आ गया इक्वेशन करंट का और एक आपका क्या है रेजिस्टेंस और मतलब वोल्टेज के टर्म्स में आ गया। इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वल कर दें तो यहाँ से जो वैल्यू आती है इंटीग्रेशन करने के बाद यानी जो डिस्चार्जिंग वोल्टेज है इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग वोल्टेज उसकी वैल्यू आएगी V2 इज इक्वल टू V1 e टू द पावर माइनस t अपॉन R डैश C। R डैश आपका क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R एंड R1। तो बेसिकली आपका एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए सारे प्रोसीजर फॉलो किए जा रहे हैं। यहाँ से देखो आपका दोनों इक्वेशन में करंट की वैल्यू को हमने इक्वल रख दिया तो V/R डैश इक्वल टू माइनस C dv/dt और dv/dt dv/v इक्वल टू माइनस dt/RC। इसको क्या कर दें हम इंटीग्रेट कर दें अगर 0 से t तक और V1 से V2 तक, तो आपकी जो V2 की वैल्यू आएगी वो V2 इक्वल टू हो जाएगा V1 e टू द पावर माइनस t अपॉन R डैश C। तो ये आपका क्या है V2 इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग वोल्टेज। V1 आपका क्या था चार्ज जहां तक हुआ था, जो कैपेसिटर जहां तक चार्ज हुआ था। V2 क्या है वो वोल्टेज है जहां तक कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ।
तो thus if time t is known, the resistance R dash can be obtained by measuring voltage V1 and V2. अगर आप कैपेसिटर कितना लगा रहे हो तो पता ही है, V2 और V1 को मेजर करके हमने पता कर लिया। तो अगर T हमें पता है तो R डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, और R डैश की वैल्यू निकाल लेंगे तो वहां से R की वैल्यू निकाल लेंगे। The same test is repeated with unknown resistance R removed, then C discharges through only R1. Then expression V2 equal to V1 e to power minus T by R1C. Thus the value of the leakage resistance of the capacitor can also be find out using this method. ठीक है, तो ये आपका लॉस ऑफ चार्ज मेथड आप यहां तक एक्सप्लेन कर देते हो तो आपका क्या है, कंप्लीट है स्टार्टिंग तक, यहां तक। तो ये आपका 10 मार्क्स में मान के चलो कि आपका क्वेश्चन हमेशा जब भी आया है 10 मार्क्स में आया। यहां तक किसी को, अगर किसी को कोई डाउट है? ये लीकेज है ना, लीकेज मतलब अलग से, जैसे ये कैपेसिटर के इनसाइड का ही भी है। हाँ, मतलब जैसे तुम्हारा जो वो होता है फैन में जो कंडेंसर आता है, फैन में कंडेंसर देखा है ना, तो वही सेम आपका क्या है कि एक तरह से कंडेंसर होगा जिसमें आपका कैपेसिटेंस भी होगा और थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी होगा। उसके लिए मतलब अलग से वो कनेक्शन, मतलब ऐसा एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है, इसीलिए हाई लीकेज रेजिस्टेंस का कैपेसिटर लेते हैं। हमने ये नहीं कभी कहा कि मतलब हम कैपेसिटर अलग लेंगे हाई। यहाँ पे देखो, दस द वैल्यू ऑफ लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, यानी वो दोनों क्या है, कॉम्बिनेशन है। मतलब एक सिंगल डिवाइस है जिसमें कैपेसिटेंस भी है आपका और लीकेज रेजिस्टेंस भी। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, आरसी सर्किट, आरसी। अब आपका आ जाता है नेक्स्ट जो है एसी ब्रिजेज। लेकिन एसी ब्रिजेज आपका जो मेजर करने के लिए यूज होता है वो आपका क्या था, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी। हम लोग ऑलरेडी मतलब इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक जैसे हम लोग डीसी ब्रिजेज स्टडी कर रहे थे, तो डीसी ब्रिजेज से आपका क्या था, रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है। अब अगर हमें क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी वगैरह मेजर करना है, तो हमें अब एसी ब्रिजेज को स्टडी करना है। ठीक है, तो एसी ब्रिजेज आपके मैक्सवेल्स ब्रिज हैं, हेज ब्रिज है, एंडरसन ब्रिज है, ओवेंस ब्रिज है, शेयरिंग ब्रिज है, कैरी फोस्टर ब्रिज है, वीन्स ब्रिज है। तो इन सबको हमें अब क्या, 1 बाय 1 स्टडी करना। तो इसमें देखो आपका एसी ब्रिजेज की जो हम लोग आर्म्स वहां रेजिस्टेंस के टर्म्स में ले रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे आर्म्स आपका क्या होगा, इम्पीडेंस के टर्म्स में होगा। द एसी ब्रिज इज अ नेचुरल outgrowth of the Wheatstone bridge. The AC bridge is a natural outgrowth of the Wheatstone bridge. The four arms is impedance. The battery and galvanometer are replaced by an AC source and a detector sensitive to small alternating potential difference. जो आपके डिटेक्टर्स, यानी पहले जो बैटरी डीसी यूज होती थी डीसी ब्रिज में और गैल्वेनोमीटर यूज होता था, अब आपका क्या है, ये दोनों चीजें नहीं यूज होंगी। अब आपका बैटरी की जगह एसी सोर्स आ जाएगा और गैल्वेनोमीटर की जगह आपका कोई डिटेक्टर्स आ जाएगा, जैसे हेडफोन्स, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर और ट्यूनेबल एम्पलीफायर डिटेक्टर्स।
जिसमें आपका हेडफोन्स वाइडली यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 250 हर्ट्ज है, 250 हर्ट्ज से 4 किलो हर्ट्ज तक, और वाइब्रेशन गैलोमीटर की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज 5 हर्ट्ज टू 1000 हर्ट्ज है, जो कॉमनली आपका 200 हर्ट्ज के नीचे के लिए गैलोनोमीटर यूज होता है और बाकी के लिए आपका हेडफोन्स यूज होता है। तो ये आपकी क्या डिटेक्टिंग डिवाइसेस है, ब्रिज का जो बैलेंस कंडीशन है उस चीज को पता करने के लिए। तो अब आपका एसी ब्रिज में यहाँ पे जी की जगह क्या होगा, डिटेक्टर हो जाएगा। तो डिटेक्टर में आपका कुछ भी हो सकता है, हेडफोन हो सकता है, गैलोनोमीटर हो सकता है, एम्पलीफायर डिटेक्टर्स हो सकता है। अब इसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंसेस आपके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। रेजिस्टेंस की जगह आपका क्या हो जाएगा, इम्पीडेंसेस हो जाएंगे। इम्पीडेंसेस में कैपेसिटर भी आ सकता है और इंडक्टर भी आ सकता है। बेसिकली आपका एसी ब्रिजेस जो है वो फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस यूज होता है। तो यहां से आपका देखो आर्म्स E1, E2, E3, A4, A, B, C, D. So when the 4 resistive arms of the basic Wheatstone bridge are replaced by impedance and the bridge is excited by an AC source, the result is an AC bridge. ये आपका AC bridge है। To balance the bridge, two conditions must be satisfied. टू बैलेंस द ब्रिज टू कंडीशंस मस्ट बी साटिस्फाइड। अगर आपका ब्रिज बैलेंस है तो उस कंडीशन में दो आपकी कंडीशन है जो सेटिस्फाई होना पड़ेगा। पहला कि द रजिस्टिव आर एंड द रिएक्टिव कंपोनेंट, एक्सी और एक्सएल को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिव कंपोनेंट। द रजिस्टिव आर एंड द रिएक्टिव कंपोनेंट एक्सी और एक्सएल वंस बैलेंस द एसी ब्रिज इंडिकेट्स अ नल। यानी यहाँ पे जो आपका डिक्टेटर या लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या शो करेगा, नल शो करेगा अगर ये वैल्यू आपके क्या है, बैलेंस है आर और एक्सएल एक्सी का। अब आपका एसी ब्रिजेस का एप्लीकेशन क्या है। एसी ब्रिज आपका जनरली यूज भी होती हैं। तो एसी ब्रिज सर्किट्स आर आल्सो यूज्ड फॉर शिफ्टिंग फेज, प्रोवाइडिंग फीडबैक पाथ्स फॉर ऑस्किलेटर एंड एम्पलीफायर्स। अभी आगे आप लोग थोड़ा सा मतलब इस चीज़ से अनअवेयर हो, आगे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ऑस्किलेटर्स, एम्पलीफायर्स, फिल्टरिंग और ये सारी जो सिग्नल मतलब है इसमें कैसे फीडबैक के फॉर्म में आपका इसको यूज करते हैं। The AC bridge circuits are also used for shifting phase, providing feedback paths for oscillators and amplifiers, filtering out undesired signals and measuring the frequency of audio and radio signals. तो ये आपका AC ब्रिज का एक तरह से एप्लीकेशन भी है, ठीक है, कि यहाँ पर फीडबैक पाथ के लिए यूज होता है, ऑस्किलेटर सर्किट्स में, एम्पलीफायर के सर्किट में, फिल्टरिंग की सर्किट, और आपका आरएफ और ऑडियो मतलब फ्रीक्वेंसी जो है, ऑडियो और रेडियो फ्रीक्वेंसी की सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी को भी विद द हेल्प ऑफ ब्रिजेज हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो जनरल एसी ब्रिज का आपका जो ब्रिज बैलेंस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि Z1 Z4 जैसे आपका ये है, तो इसके क्रॉस आर्म्स जो क्रॉस यानी एक दूसरे के क्रॉस में है, इनका मल्टीप्लिकेशन का इंपीडेंस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे अगर आपका ब्रिज जो है बैलेंस है। तो ये वाला कंडीशन देखो इसी वजह से आया है। ये हम लोग डिराइव भी कर चुके हैं कि कैसे यही आता है, या तो इनका रेशियो Z1/Z3 इक्वल टू Z2/Z4 होगा, या Z1/Z4 इक्वल टू Z2/Z3 होगा। ठीक है, तो आप उसमें से कोई सा भी कंडीशन जनरली हम उसका मल्टीप्लिकेशन वाला कंडीशन लेकर के चलते हैं कि अगर ब्रिज आपका क्या बैलेंस कंडीशन में है तो Z1/Z4 इक्वल टू Z2/Z3, और इन केस मान लो इंपीडेंस ना लेकर के अगर हम एडमिटेंस लेते हैं तो भी Y1 Y4 इक्वल टू Y2 Y3 हो जाएगा।
तो ये आपका इम्पीडेंस बेसिकली यहाँ पे क्या है, पोलर फॉर्म में। अगर हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं, जैसे जो भी ये आपका इम्पीडेंस जो होता है या एडमिटेंस होता है, ये आपका किस में होता है, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू होता है। कॉम्प्लेक्स वैल्यू को मतलब कॉम्प्लेक्स वैल्यू क्या होती है, जिसमें रियल पार्ट भी हो और आपका इमेजिनरी पार्ट भी हो, उसको हम कॉम्प्लेक्स वैल्यू बोलते हैं। तो जो आपका इम्पीडेंस और एडमिटेंस होता है, इसमें रियल भी होता है, इमेजिनरी भी होता है। जैसे इम्पीडेंस की वैल्यू 3 + 4 J4। तो यानी आपका अगर उसको हम पोलर फॉर्म में यानी मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, जब हम मैग्नीट्यूड और एंगल के बीच में लिखते हैं तो आपका क्या होता है, पोलर फॉर्म होता है। ठीक है, तो वहां से आपका क्या हो गया, Z1 की वैल्यू Z1 मैग्नीट्यूड हो गया, एंगल θ1 हो गया। इस तरह से चारों आर्म्स के इम्पीडेंसेस की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड एंगल लिख लिया। द पोलर वैल्यूज इन कंडीशन, मतलब आपका बैलेंस कंडीशन में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। इक्वेटिंग मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ साइड, तो Z1 Z4 = Z2 Z3, और अगर फेज एंगल को इक्वेट करते हैं तो θ1 + θ4 = θ2 + θ3। तो अभी तो मतलब एक जनरल हमने एसी ब्रिजेस के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम मैक्सवेल ब्रिज स्टार्ट करेंगे, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। तो इसमें आपका 1 बाय 1 स्टडी करते हुए चलेंगे तो आपका सेकेंड यूनिट भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा थर्ड यूनिट है इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर, तो उसको हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। तो हालांकि अभी पहले इसी में आपका मतलब काफ़ी वाइड अभी हमें स्टडी करना है। ठीक है, फिर उसके बाद तब देखते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है, जो आज तक अभी तक पढ़ा है। असाइनमेंट सबमिट कर दिया सबने? ठीक है, तो यहाँ तक जो मतलब आपका मेजरमेंट स्टडी किया, देखो मेजरमेंट में आप वाइड है तो आप पढ़ते रहो। अगर किसी को कहीं डाउट होता है, मैं तो देखो आपको मैंने शुरू से ही बताया कि मैं सिलेबस का कंटेंट कवर करूँगा, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो, आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कंटेंट कवर करूँगा। अगर आप स्टडी दिखाओगे तो मैं बियॉन्ड द मतलब आपका कंटेंट भी चलूँगा। जैसे आपका इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है आपका, जैसे एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर में कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्रीपिंग होती है और सब होता है। तो उसको मतलब मुझे लगा कि कोई हो सकता है स्टडी करके पूछे, तो मैं उसको खुद ही एक्सप्लेन करता कि क्रीपिंग प्रॉब्लम क्या है, या इस तरह का जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या है। हालांकि मतलब उस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया लोगों ने, लेकिन फिर भी अगर आप लोग पढ़ते हैं, जैसे वॉट मीटर, मैं आप लोगों को मतलब एक तरह से होम असाइनमेंट देता हूँ। सभी लोग जो है वॉट मीटर के बारे में मतलब जो फुल है वो पढ़ के आएंगे। AK साहनी और दोनों बुक मैंने आपको भेज रखा है। ठीक है, दोनों ही बुक AK साहनी भी है और आपका UA बख्शी वाली भी है। तो इससे सभी लोग वॉट मीटर स्टडी करेंगे। अगर वॉट मीटर में किसी को कहीं दिक्कत होता है तो वो मुझसे ज़रूर पूछेगा। जैसे यहाँ पे आप देखो, इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप वॉट मीटर, ये सब देखो आपका लो पावर फैक्टर, ये सिंगल फेज एनर्जी मीटर। तो एनर्जी देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एनर्जी टर्म्स ही मोस्टली यूज होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये जैसे आपके सिलेबस से अभी पार्ट हट गया है, नहीं तो पहले एनर्जी मीटर पूरा प्रॉपर तरीके से था। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार सभी लोग मतलब जो आपका एनर्जी मीटर्स वाला पार्ट है, इसको सभी लोग पढ़ लेंगे। क्योंकि जो घरों में हमारे मीटर यूज होता है ना, जो इलेक्ट्रिकल का बिल जिसके बेसिस पे आता है कि आपके घर में कितना मतलब आपने सप्लाई किया, इस महीने कितना पावर कंज्यूम किया, तो ये चीज़ आपका क्या है, एनर्जी मीटर ही बताता है। तो इसीलिए एनर्जी मीटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब लेक्चर होगा तो मैं पूछूंगा भी लोगों से कि किसने किसने इसको स्टडी किया, और बाकी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो मुझसे पूछेगा भी।
ठीक है क्लास। तो एनर्जी मीटर को सभी लोग पढ़ करके मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बताएंगे कि उन्होंने मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस हुई, या जो पढ़ा मैं उसको पूछूंगा भी कि आपने जैसे क्रिपिंग प्रॉब्लम, ओवरलोडिंग कंपनसेशन, वोल्टेज कंपनसेशन, टेम्परेचर कंपनसेशन, इसको कैसे कैसे करते हैं। तो एक तरीके से आपके लिए होम असाइनमेंट है कि आपको एनर्जी मीटर को स्टडी करना। और ये विश्वास है, ठीक है। तो कोई भी मतलब ग्रुप में भी आप मैसेज कन्वे कर देना सभी लोग को। हाँ, ग्रुप में भी आप अपने मैसेज कन्वे कर देना कि आपको एनर्जी मीटर नेक्स्ट लेक्चर में सभी लोगों को एक बार पढ़ के आना, तब उसके बाद मैं बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं इसको कंपटीशन की वजह से बता रहा हूँ, कंपटीशन और जनरल नॉलेज, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में जब भी पावर मेजर किया जाता है, मतलब जब भी उसके कॉस्ट की बात करते हैं हम, जब जैसे कहीं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, तो जब हम उसके कॉस्ट की बात करते हैं तो हम एनर्जी की बात करते हैं, ना कि हम पावर की। हम एनर्जी को कंसीडर करते हुए उसकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी कॉस्ट को बताते हैं, ठीक है। ठीक है क्लास, तो आज आपका मतलब लेक्चर ओवर होता है, ठीक है। इसके बारे में, एनर्जी मीटर के बारे में पढ़ करके लोग बताएंगे मुझे। ओके, थैंक यू क्लास।